एक लड़की जो कि इंटर तक की पढ़ाई अपने गांव के स्कूल में पूरी करने के बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई शहर में जाकर करने की सोचती है। वह सोचती है कि शहर में ही उसकी मौसी का घर है, तो वह मौसी के घर पर ही रहकर अपनी आगे की पढ़ाई करेगी। और यही सोचकर वह अपने माँ बाप की आज्ञा लेकर शहर आ जाती है और कॉलेज में अपना एडमिशन करा लेती है और अपनी मौसी के घर रहना शुरू कर देती है और वहीं से पढ़ाई करती है। वह लड़की देखने में बहुत खूबसूरत होती है। जो भी उसको एक बार देखता था वह उसे देखता ही रह जाता था। वह इतनी खूबसूरत थी, उतनी ही मन की चंचल भी थी। जैसा कि इस उम्र में अक्सर होता है कि एक नई उमंग होती है, एक नए तरीके का विचार होता है, और इसी तरह इस लड़की के मन में भी कुछ ऐसा ही था। वह भी नई नई जवान हुई थी, लेकिन एक दिन उस लड़की की सारी खूबसूरती बुझ जाती है। उसके साथ जानबूझकर ऐसा काम किया जाता है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद आपके आंखों से आंसू भी आना शुरू हो जाए और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में इस प्रकार के भी लोग हो सकते हैं। क्या हुआ था उस लड़की के साथ, जानने के लिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको इस तरह की कहानियों के माध्यम से समाज में हो रही इस प्रकार की घटनाओं की सच्चाई से आपको अवगत कराते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ और जानते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है हरदोई, और इसी ज़िले के एक गांव में किशन नाम का एक किसान था जिसकी एक बेटी है जिसका नाम सुनीता है, जिसकी उम्र 22 से 23 साल के बीच होती है। सुनीता 2019 में इंटर का पेपर देती है और पास हो जाती है। उसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर के मनुआ थाने के पास एक कॉलेज में बीए में एडमिशन कराती है और इसी थाने के नज़दीक शुगर मिल्क शोध पड़ता है। इसी शहर में उसके मौसी का घर होता है। क्योंकि उसके गांव से उसका कॉलेज बहुत दूर था, इसलिए वह सोचती है कि क्यों न अपने मौसी के घर पर रहकर अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर लूं। वहां से मेरा कॉलेज भी दूर नहीं है। और यही सोचकर वह अपने मौसी के घर पर चली जाती है। अपने मौसी के घर पर रहने लगती है। मौसी के 2 बच्चे थे, वह उनका भी ख्याल किया करती थी और मौसी का जो भी काम होता था सुनीता सब काम कर देती थी। खाना बनाना या घर के और काम करने में वह अपने मौसी की सहायता करती थी और फिर अपने कॉलेज भी जाती थी और घर पर सब काम करके पढ़ाई भी किया करती थी। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब सुनीता अपने मौसा मोहन मालवीय के साथ कभी कभी टेम्पू पर बैठ करके पानी शहर में देने के लिए और साथ में घूमने चली जाया करती है। अब ऐसे ही टाइम बीत रहा होता है, क्योंकि मोहन मालवीय हैं, इनका आरओ प्लांट घर से कुछ दूरी पर था, तो कभी कभी पानी देते देते रात के 12 से 1 बज जाते थे। एक दिन की बात है, सुबह पानी देने के बाद जब मोहन मालवीय घर पर आते हैं, खाना खाने के बाद वह सुनीता से बोलते हैं कि घूमने चलना है कहीं, आज कॉलेज भी तुम्हारा बंद है, चलो मेरे साथ। तो सुनीता बोलती है ठीक है। उस समय शाम के 5 बज रहे होंगे। उस समय सुनीता अपने मौसा मोहन मालवीय के साथ टेम्पू पर बैठती है और आरओ प्लांट जाते हैं। वहाँ से वह लोग पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद शहर में अलग अलग जगहों पर पानी देते देते रात के 11 बज जाते हैं। अब मोहन मालवीय सुनीता के साथ अपने आरओ प्लांट आते हैं। तब तक रात के 12 बज चुके हैं, तो वह सुनीता को लेकर एक होटल में जाते हैं खाना खाने के बाद बोलते हैं सुनीता चलो चलते हैं, चलो आरओ प्लांट पर।
वहाँ पर एक सोने का भी व्यवस्था होता है। सुनीता और मोहन मालवीय आरओ प्लांट जहाँ है वहाँ पर आ जाते हैं तो मोहन मालवीय वहीं पर लेट जाते हैं और बोलते हैं कि सुनीता तुम भी यहीं लेट जाओ। अब सुनीता भी अपने मौसा को, जिसे वह पिता के समान ही समझती थी, तो उसे वहाँ पर थोड़ा भी डर नहीं लगता था और वह वहीं पर लेट जाती है। और जैसे ही वह लेटती है उसकी नींद लग जाती है। इधर मोहन मालवीय उस सुनीता के पास यानी अपने साड़ू की बेटी के पास लेटते हैं और उसके ऊपर पैर रखना शुरू कर देते हैं। सुनीता बोलती है, मौसा जी आप यह क्या कर रहे हैं, पैर थोड़ा दूर कर लीजिए। लेकिन मोहन मालवीय उसी समय सुनीता से बोलते हैं कि सुनीता तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो। सुनीता बोलती है, धन्यवाद मौसा जी, और फिर मुस्कुरा देती है। उस वक्त पर सुनीता अपने मौसा से मानसिक रूप से डर भी लगने लगता है। जब सुनीता डरती है उस आदमी से जो शारीरिक या मानसिक शोषण करने की सोच रहा हो, तो वे उसे किसी भी तरह से शांत करने की कोशिश करती है। तब तक मोहन मालवीय उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देते हैं। तब सुनीता को लगता है कि शायद यह कुछ करना चाहते हैं। सुनीता बोलती है कि मौसा जी यह क्या कर रहे हैं, ऐसा न करें, यह सब सही नहीं है। मोहन मालवीय बोलता है कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं जानेगा, यहाँ पर हमारे तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। सुनीता बोलती है कि नहीं मौसा जी यह गलत है और उन्हें झटका दे देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। आखिरकार मोहन उसे पकड़ लेता है, उसके वस्त्रों को एक एक करके अलग कर देता है। सुनीता अब वहाँ आखिर करे तो क्या करे। उसके मौसा बोलते हैं, सुनीता तुम शांत रहो, अगर चिल्लाओगी भी तो यहाँ पर सुनने वाला कोई और नहीं है। तुमको मैं जैसा बोल रहा हूँ बस वैसा करती जाओ। तुम अपने कपड़े हटाओ, नहीं तो फिर बेइज्जती तो मेरी होगी ही, साथ में तुम्हारी भी बेइज्जती होगी। अब सुनीता करे तो क्या करे, क्या करे, वो परेशान थी। मोहन मालवीय अपनी मर्यादा की हदें पार करने के बाद उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब सुनीता परेशान है, कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि वहाँ पर दीवार के सिवा कोई नहीं है जो उसकी आवाज़ को सुन भी पाए। मोहन मालवीय उसके साथ संबंध बनाने के बाद उसके साथ वहीं पर आराम करता है और सुबह फिर से पानी देने लोगों के घर पर चल देता है और लोगों को पानी देने के बाद आता है तो सुनीता के साथ फिर घर पर आता है। अब सुनीता से जो मोहन मालवीय बोला था कि सुनीता रात वाली बात अगर किसी को बताई तो फिर अच्छा नहीं होगा, फिर बहुत बुरा हो जाएगा और फिर तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी तो होगी जो होगी ही। सुनीता भी अपनी इज्जत का ख्याल करती है। उस समय सुनीता की उम्र 24 साल रही होगी और मोहन मालवीय की उम्र 45 साल है। अब जब वह संबंध बनाया, अब कुछ दिन तो बीत गया, लेकिन जैसे ही 2-3 दिन बीतता है फिर से मोहन मालवीय बोलता है सुनीता को कि सुनीता चलो पानी देने, जैसे उस दिन गए थे। अब सुनीता बेबस हो जाती है और फिर उस मोहन मालवीय के साथ चली जाती है। अब सुनीता को पता हो चुका है कि मेरे मौसा अच्छे नहीं हैं, लेकिन वह कर भी क्या सकती है। मौसा के बारे में मैं क्या कहूँ, मौसा तो एक पिता के समान होते हैं, लेकिन यह पिता रूपी मौसा हैवान है। मोहन मालवीय अपने साथ सुनीता को फिर से ले जाता है। सुनीता जान चुकी थी या मोहन मालवीय मुझे क्यों ले जाने को कह रहा है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। अब सुनीता फिर उसके साथ चली जाती है और फिर मोहन से उसके साथ संबंध बनाता है। अब सुनीता भी विवश हो जाती है और फिर इसकी भी राय उससे मिलने लगती है। अब सुनीता और मोहन मालवीय दोनों संबंध बनाते हैं। अब यह सिलसिला एक दिन का नहीं बल्कि रोजाना का चलने लगता है। अब रोजाना सुनीता टेम्पू पर बैठकर पानी देने जाया करती थी साथ में और दोनों संबंध बनाते फिर घर पे आते थे। सुनीता जो है
ये बात ना ही अपनी मौसी को बताती है, ना ही किसी और को बताती है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। इधर सुनीता और अपने पति की हरकतों से उसकी मौसी को धीरे धीरे शक होने लगता है। उसकी मौसी सोचती है कि कहीं यह लोग गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं। फिर सोचती है कि बाप बेटी का रिश्ता है, एक प्रकार से मौसा और एक साढ़ू की लड़की बेटी के समान होती है, तो सुनीता तो उसकी बहन की बेटी है, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वो बिल्कुल कोई डाउट नहीं करती और मोहन मालवीय उसके साथ संबंध बनाता रहता है। धीरे धीरे 2022 से 2023 आ जाता है। किसी को कानो कान पता तक नहीं चलता। समय बीत रहा होता है। अब इधर सुनीता जो है बीए फर्स्ट ईयर का पेपर देती है 2023 में। फिर 2024 आ जाता है। सुनीता थर्ड ईयर का पेपर देती है और उसके बाद सुनीता के एग्ज़ाम समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद उसके पिताजी सुनीता को अपने घर पर बुला लेते हैं और उसके बाद अब सुनीता के जो पिता हैं वह सोचते हैं कि मेरी बेटी का अब 24 साल की उम्र हो चुकी है, तो उसकी कहीं शादी कर देते हैं। अब वह अपनी बेटी की शादी तय करते हैं। सुनीता की शादी सेट हो जाती है। 2024 में अब रक्षाबंधन आता है। सुनीता के पिताजी के पास सुनीता के मौसा फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई साहब रक्षाबंधन आ गया है, बेटी को भेज दीजिए हमारे घर, ताकि हमारे बच्चों को राखी बांध दे, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, मेरे 2 बच्चे ही हैं। तो सुनीता के पिता बोलते हैं कि ठीक है, सुनीता को भेज देते हैं। सुनीता को उसके पिता खुद लाते हैं और मोहन मालवीय के घर पर छोड़कर लखनऊ जाते हैं कुछ काम से। अब सुनीता आती है, राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, खुशी से टाइम बिताती है। 2024 का जो रक्षाबंधन अभी बीता है। अब सुनीता आई थी 2-4 दिन रहने के लिए, लेकिन फिर जो मोहन मालवीय है यानी सुनीता का जो मौसा है, वह सुनीता के पिता के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि आपकी बेटी कहाँ गई 22 तारीख को, मेरे को पता ही नहीं है, शायद वह किसी के साथ फरार तो नहीं हो गई। अब जैसे ही उसके पिता यह बात सुनते हैं तो वह कहते हैं कि मैंने तो अभी आपके घर सुनीता को छोड़ कर आया हूँ, तो सुनीता फरार कहाँ हो गई, यह आप क्या बोल रहे हैं, आखिर मैटर क्या है। वह पहले तो सभी रिश्तेदारी से पता करते हैं कि सुनीता कहीं गई है या नहीं, तो पता चलता है कि सुनीता तो कहीं नहीं गई है। अब फौरन सुनीता के पिताजी पुलिस स्टेशन जाते हैं और बोलते हैं कि साहब मेरी लड़की कहीं गायब हो गई है, मैंने अपने साड़ू भाई के घर पर उसे छोड़ कर आया था, मोहन मालवीय के घर पर, और मेरी जो लड़की है वह कहाँ गई कोई पता नहीं है। और पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लेती है और फिर एक पुलिस टीम बनाकर जांच शुरू कर देती है कि आखिर सुनीता कहाँ गई। पुलिस ने सबसे पहले सुनीता के पिताजी से बात किया कि आप बताइए कि आपकी लड़की सबसे पहले कहाँ गई थी और कहाँ से गायब हुई है। सुनीता के पिताजी सब कुछ बता देते हैं कि मैं अपनी बेटी को अपने साढ़ू मोहन मालवीय के घर पर छोड़कर मैं लखनऊ चला गया था। अब पुलिस सबसे पहले मोहन मालवीय के घर पर जाती है, तो मोहन मालवीय से पूछा जाता है कि आप ही के घर से सुनीता थी और वह कहाँ गई। मोहन मालवीय बोलते हैं कि साहब सुबह तो बाकायदा खाना खाई थी। मोहन मालवीय की पत्नी भी होती है, वह भी बोलती है कल शाम को घर पर ही थी, शाम से ही गायब है, सुबह भी नहीं दिखी है, और जब शाम को नहीं आई तो मैंने सुबह फ़ोन करके बताया सभी को। मोहन मालवीय भी यही बताते हैं। मोहन मालवीय से पूछने के बाद अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच करने लगती है कि सुनीता कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। अब उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। कॉल लोकेशन पुलिस ट्रेस करने की कोशिश करती है कि आखिर सुनीता कहाँ गई, तो उसका लोकेशन एक बस में मिलता है, खड़क में लोकेशन मिलता है। अब पुलिस सोचती है कि आखिर सुनीता खड़क क्यों गई होगी। अब पुलिस उस मोबाइल के पास पहुंचती है। बस वाला बोलता है कि कोई मोबाइल इस बस में छोड़ कर गया है, हमें नहीं पता।
बस वाले को पता नहीं होता है कि यह मोबाइल किसका है, तो कोई कन्फर्म नहीं होता। अब पुलिस करे तो क्या करे। पुलिस को लगता है कि शायद इस बस में उसकी मोबाइल छूट गई होगी। अब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस करे तो क्या करे। तभी एसपी होते हैं मनु कुमार। यह भी पूरे मैटर को सीरियस में लेते हैं और जांच पड़ताल करने लगते हैं। तभी पुलिस वालों को कुछ पता चलता है और वह फिर से दोबारा मोहन मालवीय के घर पर जब पुलिस जाती है जांच पड़ताल करने के लिए, तो पता चलता है कि मोहन मालवीय घर पर है ही नहीं। अब उसके पास जब फ़ोन लगाया जाता है तो उसका फ़ोन बंद आता है। अब पुलिस को यह चीज़ कन्फर्म हो जाता है कि शायद मोहन मालवीय का ही इसमें हाथ है, क्योंकि इसके ही घर पर सुनीता आई है, तो मोहन मालवीय को सब कुछ मालूम होगा कि वह कहाँ गई, कहाँ नहीं गई और वह कहाँ पर है। मोहन मालवीय कुछ तो ज़रूर जानता होगा, तभी वह घर से गायब है और उसका फ़ोन बंद बता रहा है और वह कुछ तो छुपा रहा है। अब लोनार थाने की जो पुलिस है, अब सुनीता की मौसी सख्त पर सख्ती से पेश आती है और मोहन मालवीय को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। आखिरकार उसका लोकेशन से पुलिस मोहन मालवीय को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल मोहन को जब लास्ट में लगा कि मैं फंस जाऊंगा, तो वह थाने की तरफ ही आ रहा था, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब मोहन मालवीय से सख्ती से जब पुलिस पूछताछ करती है, तो वह पूछने के बाद बताता है कि सुनीता से मेरा 2 साल से रिलेशन था। हालांकि जो सुनीता की मौसी थी वह इन दोनों को एक साथ वह देख ली थी और वह मोहन मालवीय को कई बार उसे डांट फटकार भी लगाई थी। लेकिन उस समय तो मोहन मालवीय बोल दिया था कि अब ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन चोरी छुपे मोहन मालवीय सुनीता के साथ संबंध बनाता ही रहता था। फिर जब सुनीता के एग्जाम समाप्त हो जाते हैं और वह अपने घर चली जाती है तथा उसके कुछ ही दिनों बाद उसके पिता सुनीता की शादी तय कर देते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की उम्र 24 साल हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी करना भी जरूरी था। इधर मोहन मालवीय को यह चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह सोचता था कि मैं जिसके साथ 2 साल से रह रहा हूँ उसकी शादी कहीं और हो रही है, यह शादी मैं नहीं होने दूंगा। यही सोचकर उसने पहले तो कई बार शादी को तुड़वाने का प्रयास किया, लेकिन जब उसे लग गया कि शादी नहीं टूटेगी, तो रक्षाबंधन पर अपने बच्चों को रक्षा बंधवाने के बहाने अपने घर सुनीता को बुलाता है और मोहन रात में सुनीता से मिलता है और बोलता है कि सुनीता तुम वहाँ पर शादी मत करो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, 24 साल की हुई हो, अभी 26-27 साल की हो जाना तब शादी करना, तब तक हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन सुनीता बोलती है कि मेरे पिता की राय है कि मैं शादी करूं, तो मैं इससे मना नहीं कर सकती हूं। इन्हीं बातों को लेकर सुनीता और मोहन में बहस होती है। फिर मोहन सुनीता का गला दबाता है और सुनीता हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जो मोहन मालवीय है, काशीराम कॉलोनी में एक नया मकान बन रहा था, वहीं पर सुनीता की लाश को ले जाता है और उसे उधर ही दफन कर देता है। लेकिन दोस्तों, जब यह पूरी बात वह पुलिस को बताता है तो पुलिस दंग रह जाती है और सोचती है कि एक मौसा एक बेटी समान लड़की को इतनी गंदी तरीके से उसके साथ कैसे दरिंदगी कर सकता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। फिर पुलिस मोहन मालवीय को तुरंत सलाखों के पीछे डाल देती है और उसको अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है और वह अभी जेल में है। अभी इसको कितने साल की सज़ा मिलेगी, आजीवन कारावास या फिर कौन सी सज़ा मिलेगी, या तो कोर्ट पर निर्भर करेगा। बाकी अभी यह सलाखों के पीछे है, आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन दोस्तों, लड़की की सुरक्षा में माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। लड़की को यह महसूस कराना चाहिए
कि वे हमेशा सुरक्षित है और किसी भी तरह के शोषण के बारे में बिना किसी डर के अपने परिवार से बात कर सकती है। कभी कभी लड़की डर के कारण या रिश्तों के दबाव में ऐसे मुद्दों को अपने परिवार के साथ साझा नहीं कर पाती, जो उनके लिए नुकसानदायक साबित होता है। यह जिम्मेदारी गार्जियंस या पालकों की बनती है कि वे अपनी लड़की के साथ अच्छे संवाद स्थापित करें। यह घटना साझा करना मेरा कर्तव्य था ताकि लोग जागरूक हो सकें और ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सतर्क रहें और किसी भी लड़की के साथ इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो। मेरा उद्देश्य कभी भी किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। यह सामग्री केवल शैक्षिक उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।